हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ओलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो तैयारी करेंगे मिलकर के वो करेंगे तैयारी जीत की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है स्टेम यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल 2024, जो कि आने वाले समय में होने वाला है। आई थिंक जून के बाद इसकी डेट भी ओपन हो जाएगी। तो आप सभी बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। 5 साल के बाद हम आप सभी को ये मौका मिला है, और ये सोच लीजिएगा कि 5 साल के बाद ये वैकेंसी आएंगी, और वैकेंसी आने पर हम जो आज बच्चे 50 लाख बच्चे हैं वो सब क्या है ओवर एज हो जाएंगे, लेकिन हमको फिर से मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमको अपनी तैयारी बहुत ही ज़ोर शोरों से करनी है। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं, हम क्या है घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वो चाहे जेल वार्डन में आए हों, चाहे हमारे किसी में आए हों, या यूपी पुलिस के जो 4 टेस्ट पेपर अभी हमारे पीछे हुए थे, और जो यूपी पुलिस 2018 और 19 में इसका एग्जाम हुआ था, वो सभी की हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, और वो सभी हम आपको पर डे करा रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सुबह के 10 बजे आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिला होगा, और आई होप मुझे लगता है कि आप सभी ने बहुत अच्छे से इसको किया होगा, और काफ़ी अच्छे से आपने अपने अंदर देखा होगा कि हाँ, जो हम कंटेंट पढ़ लेते, जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, कि हाँ उन्हीं के बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो ये थी आपके लिए जानकारी। एक जानकारी ये है कि सुबह के 10 बजे हमारा चलेगा हिंदी का प्रैक्टिस सेट, वो चलेगा PYQ, और शाम के 6 बजे चलेगा हमारा GK GS का प्रैक्टिस सेट, वो भी यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल के लिए, वो भी होगा हमारा PYQ पे। तो हमारी 2 क्लास चलने वाली है, एक तो सुबह को 10 बजे और शाम को 6 बजे। तो दोनों टाइम आपने नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको दोनों टाइम दोनों क्लासें मिलने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना, क्योंकि क्या हुआ था कि कल हमारी PDF तैयार नहीं हो पाई थी, इसी वजह से आपको GK GS का जो प्रैक्टिस सेट पहला है वो आपको मिलेगा शाम 6 बजे। तो आप कोई टेंशन मत लीजिएगा, आपकी बिल्कुल भी एक भी क्लास ऊपर नीचे नहीं होगी, सारी क्लास को एकदम से क्रम में लगा दिया जाएगा। बस आपको क्या करना है, समय पर आ जाना है और अपनी टेस्ट पेपर को शुरू करना है। बस आपसे एक बात बोलनी है कि क्लास के बाद अगर आपको लगे कि हाँ, हम जिस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और बने रहना अपने यूट्यूब चैनल के साथ, और अपना साथ और अपना प्यार अपने इस चैनल को बनाए रखना। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ गया है। तो ये जो हमारा टेस्ट पेपर है, आपको मैं बता दूँ, ये 18 फरवरी जो 2024 को सेकंड पाली में पेपर हुआ था, ये उस टाइम का पेपर है, और शाम को 6 बजे आपको ये मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो मैं आपको हिंदी पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि हिंदी के बच्चों की क्या है, मतलब कि परसेंटेज ज़्यादा है, इंग्लिश के बच्चों का कम। तो इंग्लिश वाले बच्चे मैनेज करके चलेंगे, हिंदी में आपको मैं पढ़ के बताऊंगी। आपको भी पढ़ना है, साथ में क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है कि मामूली चीज़ों का देवता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आया था, ये हमारे 18 तारीख को क्वेश्चन आया था, और ये बहुत ही फेमस क्या उपन्यास है। तो इसके ऑप्शन है अरुंधति रॉय, सूर्यकांत त्रिपाठी, सलमान रुश्दी या अमीश त्रिपाठी। तो आप बताएंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के राइटर कौन है। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। तो आप बताएंगे दीदी ऑप्शन नंबर के अरुंधति राय क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की क्या है, लेखिका है, और ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1997 में इनको क्या है, बुकर पुरस्कार से भी, मैन बुकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है, और इस जो मैन बुकर पुरस्कार जो मिला था वो उनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ही मिला था। तो कभी आपसे पूछ ले कि मैन बुकर पुरस्कार अरुंधति रॉय को कब मिला था, तो आप बताएंगे 1997 में इनको मिला था, यानी 97 में इनको दिया गया था। तो चलिए पहले क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के सब श्लोक वन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि कहा गया है, एक बार फिर से पढ़ देती हूँ, कि भारत के जो संविधान है उसके आर्टिकल 64 और 89 का जो वन है के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो आप बताएंगे कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का देंगे आप सही जवाब। तो आप बताएंगे राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है, ना ही लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो ही क्या होगा, पदेन सभापति होगा राज्यसभा का। तो ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है
इस क्वेश्चन के ऑप्शन पीछे की तरफ दिए हुए हैं, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर इसके चलेंगे ऑप्शन पर। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस आपसे पूछ रहा है कब मनाया जाता है भारत में। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन है इसका 16 अगस्त, 12 जनवरी, 25 नवंबर या 31 दिसंबर। तो जल्दी से आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आप इसका जवाब देंगे कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर के बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद की पुण्य तिथि पर बनाया जाता है, उनके हैप्पी बर्थडे के दिन ये बनाया जाता है। अगर आपसे यही पूछता कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तब आप इसका आंसर देते 12 अगस्त, तब आप इसका आंसर 12 अगस्त देते स्टूडेंट। लेकिन आपसे पूछा है राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो आप बताएंगे 12 अगस्त। आई होप आप सभी को दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या आप बताएंगे ऑक्सैलिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल होता है जो आपके सिरके में उपस्थित होता है? तो आप बताएंगे क्वेश्चन का राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर के हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल आप बताएंगे दूध में होता है। सिट्रिक जो अम्ल होता है ये आपके खट्टे जो फल होते हैं उनमें पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल आपके पालक और टमाटर में पाया जाता है। अगर आपसे पूछ लेंगे टार्टिक अम्ल तो आप बताएंगे इमली और अंगूर या कच्चे आम में पाया जाएगा। और फार्मिक अम्ल चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाएगा। तो ये 10-11 क्या होते हैं अम्ल होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा सही जवाब बनेगा वो बनेगा एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि हम्पी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? ओडिशा का है, महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का है या गुजरात का है? तो हम्पी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आप देंगे मुझे सही जवाब। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके आंसर दीजिएगा। तो आप बताएंगे दीदी कर्नाटका का हम्पी नृत्य उत्सव है। और ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और आपको पता होगा कि हम्पी जो थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी। अगर आपको विजयनगर भी अगर याद आ रहा होगा तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट यहाँ से लगा सकते हैं। तो चलिए आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का तो आंसर पता चल गया होगा। अगर मैं और को आपसे ऑप्शन डिस्कस कर लूँ, अगर आपसे पूछे कर्नाटका का एक और फेमस नृत्य होता है यक्षगान। यक्षगान भी क्या है यहाँ का एक फेमस लोक नृत्य है। तो कभी कभी आपसे भी पूछ लेता है कि यक्षगान कहाँ का है, तो आप बताएंगे कर्नाटका है। लेकिन हम्पी नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटका में। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी ने इसका आंसर भी बहुत अच्छे से किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करती हूँ, आप भी ध्यान से पढ़ना और उसको आंसर करने की कोशिश करना। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंटिंग मीडिया के विनिमय के लिए माध्यम से जानकारी जो होती सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती है? तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, फिर से अपना रीड करेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंटिंग मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वहीं आपको बताना है। आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 1 है आवास और शहरी मंत्रालय, योजना मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप देंगे मुझे सही जवाब। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब दीजिएगा। अगर आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में बनाकर लेके जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बात चलिए जन संचार की, प्रिंटिंग की, मीडिया की, यानी कि आपको सूचनाओं को आदान प्रदान की बात चल रही है। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान। ऑप्शन है बेंगलुरु, पुणे, नई दिल्ली, मैसूर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आप मुझे बताएंगे। तो आप बताएंगे राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे। और पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर।
ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप सभी को काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं लग रहे होंगे क्योंकि आपको पता है ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1910, 1098, 114 या 194? तो क्वेश्चन नंबर 8 का दीजिएगा सही जवाब। भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए टोल फ्री नंबर क्या है जो आपातकालीन होता है यानी इमरजेंसी में लगाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप ये देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे दीदी ऑप्शन नंबर के बी 1098 क्या है? भारत में बाल संरक्षण और आपातकालीन के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन को हो जाएगा सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंक का पुलिस अधिकारी होता है? यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंक का जो पुलिस अधिकारी होता है वो कौन सा होता है, वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऑप्शन नंबर बी है PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी है ACP असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ऑफिसर, या आप डी बताएंगे DCP डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो कौन सा सबसे बड़ा अधिकारी होता है उत्तर प्रदेश में पुलिस रैंक का? तो क्वेश्चन नंबर आप मुझे 9 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे DGP उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रैंक का अधिकारी जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से आपको ये पेपर मिलेगा। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इनमें से है? आप बताएंगे ऑप्शन नंबर है अकाउंट क्रॉस्ड बजट, रिवेन्यू बजट जिसको बोल देते हैं आप राजस्व बजट, कैपिटल बजट पूंजी बजट, या आप बताएंगे टैक्स बजट यानी कर बजट। तो वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है इनमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे जो राजस्व बजट होता है जिसको हम रिवेन्यू बजट बोलते हैं वह खाता जो होता है केवल ये चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर के किन शासकों की विशाल मूर्ति प्रतिष्ठापित पाई गई है? गुप्त की, मौर्य की, कुषाण की या चोल की? तो क्वेश्चन नंबर 11 का देंगे आप सही जवाब। तो आप बताएंगे कुषाण की, क्योंकि आपको पता होगा कुषाणों की जो द्वितीय राजधानी थी वो क्या थी? मथुरा थी। तो इसी वजह से मथुरा के पास जो मठ के एक मंदिर थे वहां पर इनकी विशाल मूर्ति प्रतिष्ठापित पाई गई थी, ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कुषाण वंश। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? यानी कि किस वायसराय के शासनकाल में क्या है बंगाल का विभाजन हुआ था, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका सही से जवाब आपको देना है। आप बताएंगे वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड रीडिंग। तो किसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के भी लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था तो आप बताएंगे 1905 में हुआ था। और ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। कुछ डिटेल आपसे डिस्कस कर लेते हैं। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय क्या हुआ था? जब 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो यहाँ पर क्या होगा था बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी। और उस टाइम पे क्या है जो हमारी दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। तो 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो कभी कभी आपसे वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो स्टूडेंट आप भी वहाँ पर भी क्वेश्चन बनाकर ले जाना। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के पर। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? स्टूडेंट अगर आप वाणिज्य के तौर पर सब्जियां, फूल, फल उगाते हैं तो आप उस कैटेगरी में क्या बोलेंगे? सेरीकल्चर बोलेंगे, पीसी कल्चर बोलेंगे, बीटी कल्चर बोलेंगे, या आप बताएंगे हॉर्टिकल्चर बोलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप मुझे देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे अगर आप व्यावसायिक तौर पर सब्जी, फूल और फलों का उत्पादन करते हैं तो उसको आप बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर के डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है तो आप बताएंगे रेशम से,
पीसी कल्चर पूछेगा तो आप बताएंगे मछली उत्पादन से। अगर आपसे बीटी कल्चर पूछेगा तो आप बताएंगे अंगूर के उत्पादन से। आप कहेंगे दीदी हम ये याद कैसे रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कल्चर होते हैं, कुछ अगर हमको लिंक मिल जाए तो हम याद कर लेंगे। देखिए सै से होता है शेरी और सै से होता है रेशम। देखिए रेशम, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। पीस, आपको पता होगा जिन लोगों को मछली पसंद होती है वो मछली के पीस कर करके खाते हैं, तो पीसी कल्चर मछली। आती है बात बीटी कल्चर की। आपको पता होगा जो गोविंद बल्लभ पंत थे उनकी जो कहानी थी अंगूर की बेटी, तो बीटी से हो जाएगा बेटी। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना कि अपनी बेटी के लिए मुझे अंगूर लेके जाने, कहते हैं ना पापा अपनी बेटी के लिए क्या लेके जाएंगे, अंगूर लेके जाएंगे। तो बीटी से आप याद कर लेना, बीटी से बेटी और हो जाएगा बीटी कल्चर, हो जाएगा अंगूर उत्पादन से। तो आई होप आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपने समझ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? मुंबई को, कोच्चि को, मर्मुगांव को या कोलकाता को? तो अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का आप करेंगे सही जवाब, जल्दी से जवाब कीजिएगा। तो आप बताएंगे जो अरब सागर की रानी हो जाएगी वो हो जाएगी कोच्चि। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुंबई किस द्वीप पर बसा है, तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो आप बताएंगे जो मुंबई है ना, मुंबई वो सॉल्ट सेट द्वीप पर बसा है और इसको 7 टापुओं का नगर भी कहते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बना के आना। और मुंबई जो साल्ट सेट द्वीप है, सबसे घनी आबादी वाला जो द्वीप है पूछेगा तो आप बताएंगे मुंबई साल्ट सेट द्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के भी कोच्चि। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है कि वर्ष 2014 में भारत की जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? यानी कि जब आपको पता है कि 2011 में हमारी जनगणना हुई थी लेकिन अभी तक हमारी जनगणना नहीं हो पाई है, तो 2000 बेसिस पे ही आपको आंकड़े याद करने हैं। अगर हमारा को पेपर होगा तो 2011 से संबंधित हमसे आंकड़े में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी भारत में, तो कितने चरणों में उसकी जनगणना पूरी हो गई थी? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप देंगे सही जवाब, तो आप बताएंगे 2 चरणों में क्या जनगणना का कार्य पूरा हो गया था। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 का क्या था, स्लोगन था। और BS चंद्रमौली क्या थे, इसके क्या थे, आयुक्त थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हो गया हमारा जवाब। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको हर एक क्वेश्चन को सिर्फ आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाने का सीधा सीधा इतना सा उद्देश्य है कि जो आप प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, जो आप टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, जो भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन या यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ रहे हैं, क्या आप सही प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, क्या आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? बस आपको एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में फिटाना है कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो मेरे एग्जाम में आएगा। बस आपको वही मैनेज करके चलना है। और ये भी मैनेज करना है कि जो मैंने कंटेंट पढ़ा है क्या उसी पैटर्न पे हमसे सवाल पूछता है, या उन क्वेश्चन को घुमा फिरा के किस टाइप में किस तरीके से भोजन को परोसता है, क्वेश्चन को हमारे सामने रखता है। तो वो भी आपको अपने PYQ से क्या आपको अपने आप को देखना है। तो बस PYQ लगाने का यही फ़ायदा होता है, लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट को PYQ 100% लगाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है कि मोगाव एक गुफा है जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफा भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में है? मोगाव की गुफा है जिन्हें हजारों बुद्धों की, यानी जो बुद्ध भगवान थे उनसे संबंधित हजारों बुद्धों की गुफा भी कहा जाता है, वह किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है नेपाल, थाईलैंड, भारत, चीन। तो जल्दी से ऑप्शन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब देंगे तो आप बताएंगे ये है चमगादड़, चीन में। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा सही जवाब। और आपको पता होगा अभी जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर क्या है, चीन अपनी वो रेखा बना रहा है, मतलब कि अपनी वहाँ पर क्या है सड़क बना रहा है, लेकिन भारत ने इसकी कड़ी आपत्ति वहाँ पर दर्ज की है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन चीन क्या है चैन से नहीं बैठ रहा है। अब देखते हैं हमारी भारत सरकार क्या रुख अपनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का उत्सव किन किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? यानी कि स्टूडेंट
अगर आपसे ये भी पूछ लिया कि उत्तर आपको पता होगा 2025 में लगने वाला है महाकुंभ, लेकिन वो महाकुंभ कहाँ लगेगा, इलाहाबाद में। अगर ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि 2025 में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर होगा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में होगा। और महाकुंभ का जो आयोजन होता है वो साल में 12 वर्षों के बाद किया जाता है, इसी वजह से इसको महाकुंभ कहा जाता है। तो महाकुंभ 2025 में कहाँ पर लगेगा, आप याद रख लेना, इलाहाबाद में लगेगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला लगेगा, यानी कि मान लीजिए लगता है कि लगेगा, तो वो किन किन नदियों के संगम पर लगता है भाई आपको बताना है। गंगा, यमुना, पौराणिक सरस्वती, कावेरी, सरयू या पौराणिक सरस्वती, आप बताएंगे नर्मदा और ब्रह्मपुत्र या नर्मदा और ताप्ती। तो किन किन नदियों के संगम पर लगता है, क्वेश्चन नंबर 17 का दीजिएगा आप मुझे सही जवाब। तो आप बताएंगे गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर क्या है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और लगता कहाँ पे है, प्रयाग नगरी, प्रयागराज में, जिसका पहले नाम इलाहाबाद हो गया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसका नाम बदल करके जो उसका नाम पहले पुराणों में था वही नाम उसका प्रयागराज कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप प्रयागराज कभी जाएं तो संगम की नगरी पर जरूर घूम गए, क्योंकि मैं तो घूम के आ चुकी हूँ। आपको अगर मौका मिले तो जरूर घूम के आना। क्वेश्चन नंबर 18 है कि उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम जो है निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए जो फंड में सहायता देता है, वह किसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप बताएंगे एग्रीकल्चर में, स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा में या उद्योग में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे ये इंडस्ट्री लगाने के जो में ये फंड रिलीज करता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप बताएंगे दीदी इनकी स्थापना 1954 में की गई थी। लेकिन इसका जो अधिनियम आया था, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए उसके लिए एक अधिनियम लाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसका अधिनियम कब आया था, 1951 में इसका अधिनियम आया था, नहीं एक्ट आया था। लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी उत्तर प्रदेश में, तो 1954 में। तो आप इसको भी याद रखेंगे, कभी कभी आपसे सन भी पूछ सकता है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। लखीमपुर खीरी में, प्रयागराज में, मेरठ में या शाहजहांपुर में। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस जिले में स्थित है वही आपको बताना है। तो आप बताएंगे दीदी लखीमपुर खीरी में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर के ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र ही राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछ ले कि हमारा पड़ोसी जो राज्य है बिहार, उसमें भी एकमात्र ही राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो आप इसको भी याद रखेंगे, कभी कभी अपने पड़ोसी राज्य से संबंधित भी सवाल एग्जाम में पूछ लेता है। तो आपको अपने पड़ोसी राज्यों से संबंधित भी सवालों के आंसर स्टूडेंट आने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है। यानी कि 2006 में जो हमारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था इसका नाम बदला गया। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया वही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है मानवाधिकार परिषद, ऑप्शन है मानवतावादी परिषद, ऑप्शन है मानवाधिकार आयोग या मानवतावादी आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप देंगे सही जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे इसका जो आंसर नाम बदल कर दिया है मानवाधिकार परिषद यानी ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका नाम रख दिया गया है। और कब करा गया है, 2006 में। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। आई होप आप सभी को सारी की सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी और आप अपना 100% दे रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है। आपसे पूछ रहा है कि NIA का पूर्ण रूप दीजिए, यानी कि आपको NIA की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन है नेशनल इंक्यूबेशन एजेंसी, नवल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, न्यू इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो NIA की क्या इसकी फुल फॉर्म होगी, क्या इसका सही रूप होगा, आप देंगे इसका सही जवाब। तो आप बताएंगे इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी।
अगर आपसे स्टूडेंट ये पूछने लगे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है, तो आप बताएंगे यह देश की जो केंद्रीय आतंकवाद विरोध कानून प्रवर्तन एजेंसी है। यानी कि अगर हमारी केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती है और ये आतंकवाद विरोध के विरुद्ध काम करती है। अगर आपसे पूछेगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी, जो आपको पता होगा हमारे यहाँ पर मुंबई हमला हुआ था 2018 में, उसके बाद 2008 में, उसके बाद क्या है एनआईए की स्थापना की गई थी हमारे देश में। और ये एजेंसी किसके अंडर में काम करती है, तो आप बताएंगे केंद्र सरकार के अंडर में यह काम करती है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको रो की और आपको पता होगा आजकल जो ईडी है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो आपको ईडी की फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। उसको परिवर्तन निदेशालय बोलते हैं। और ईडी की कब स्थापना हुई थी आपको ये भी आना चाहिए। ईडी किसके अंडर में काम करती है आपको ये भी आना चाहिए, क्योंकि ईडी क्या है आजकल बहुत ही फेमस है। तो आपको उस सभी जो चीज़ें करंट में होती है वही एग्जामिनर क्वेश्चन में उठा के उसको करंट अफेयर में पूछता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन शुरू किया गया था निम्नलिखित में से कौन सा था। स्टूडेंट आपको पता होगा इजराइल हमास में संघर्ष अभी भी जारी है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तब वहाँ से हमने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत के द्वारा जो हमारे एस जयशंकर थे उनके द्वारा कौन सा ऑप्शन चलाया गया था, वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ऑप्शन है आपके ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन सट परस्यूट। तो क्वेश्चन नंबर का दीजिएगा आप सही जवाब। कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर था हमारा 22 का सही जवाब दीजिएगा। तो आप बताएंगे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, जल्दी से आप जवाब देंगे। तो आप बताएंगे दीदी ऑपरेशन अजय चलाया गया था। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर के। और ऑप्शन गंगा कब चलाया गया था, तो ऑप्शन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से, जब हमने अपने नागरिकों को निकाला था। यूक्रेन और रूस का जब युद्ध चला था, यूक्रेन से हम अपने नागरिकों को निकाल के लेके आए थे, तब चलाया था गंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है कि हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की गई है। मालदीव में, म्यांमार में, चीन में, श्रीलंका में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आप देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे श्रीलंका के मध्य क्या है ये बातचीत शुरू हो गई है आर्थिक और अपनी जो इन्होंने टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट यहाँ पर हो गया है। ऑप्शन नंबर के डी हो जाएगा। और आपको पता होगा हाल ही में जो मोटला एयरपोर्ट है वहाँ पर रूस और भारत मिलकर के क्या है उसको 30 वर्ष के लिए लीज पर ले लिया है। वहाँ पर ही क्या है कंट्रोल भारत और रूस का रहेगा। तो आपसे अगर पूछने लगे कि मोटला एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो आप बताएंगे श्रीलंका में। ये हाल ही में समझौता हुआ है रूस, भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगर आपसे पूछेगा कितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आप बताएंगे 30 साल के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने। क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका आंसर दीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री डैश लक्षद्वीप समूह पर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी गति के इंटरनेट की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया है, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। आप बताएंगे गोवा, पणजी, कोच्चि, थ्रिसूर या तिरुवनंतपुरम। तो कहाँ पर लक्षद्वीप के किस द्वीप समूह पर यह बात करने की बात की गई है, तो आप क्वेश्चन नंबर 24 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर की भी कोच्चि से यह की जाएगी। जो वहाँ पर लक्षद्वीप पर जो धीमी गति का इंटरनेट चलता है उसको स्पीड को बढ़ाने के लिए मोदी जी ने क्या कहा था कि कोच्चि लक्षद्वीप समूह पर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन की परियोजना शुरुआत की जाएगी। कहाँ से, कोच्चि से की जाएगी। कोच्चि कहाँ पर है, केरला में। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो हमारे ऑप्शन का जो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन का वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेटा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है। चौथा स्थान, दूसरा स्थान, पहला स्थान या 5वां स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जल्दी से दीजिएगा सही जवाब, क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से। तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा। आप बताएंगे सेकंड रैंक क्या है प्राप्त की थी
कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर में तो कुछ एक्सप्लेनेशन होती ही नहीं है, सीधा इसका आंसर आपको याद करना होता है। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे भी जो हमारा क्वेश्चन है वो भी करंट अफेयर से है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इसका नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। आपसे पूछ रहे हैं, नाम है सियाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या ऑप्शन है आपका महर्षि वेदव्यास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आप बताएंगे अयोध्या में जो नया हवाई अड्डा बना है उसका नाम क्या रखा गया है। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बच्चों को सवाल पता होगा, क्योंकि वहाँ पर महर्षि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। पहले इसका नाम क्या था, पुरुषोत्तम राम चंद्र जी इसका नाम था, लेकिन उसका नाम हटा करके अब जो नाम रखा गया है वो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर के बी सी सॉरी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछने लगे कि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है, तब आप इसका जवाब अयोध्या नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे बिठूर कानपुर में, गंगा नदी के किनारे है। तो दोनों क्वेश्चन का कंफ्यूजन होने का बहुत बड़ा कांड हो सकता है। आपको कांड से बचना है, क्योंकि अगर आपको पता है 50 लाख बच्चे एग्जाम देंगे और 50 सिर्फ हमारे पास 60,000 ही वैकेंसी है, तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन कितने तगड़ा लेवल का है। अगर आपसे पूछेगा कि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आप जवाब देंगे अयोध्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर कि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो कहाँ पर है, तब आप जवाब देंगे बिठूर कानपुर, गंगा नदी के किनारे। और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, सरयू नदी के किनारे है। तो कभी भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको हर हाल में हर तरीके से आपको तैयार रहना। चलते बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता में 1 जनवरी 2024 को आरंभ हो गई। यानी कि ब्रिक्स की 2024 में अध्यक्षता किसने की है, वही आपको बताना है। भारत ने की है, रूस ने की है, ब्राजील ने की है कि ईरान ने की है। तो 2024 में ब्रिक्स की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो 27 का देंगे आप सही जवाब। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। तो आप बताएंगे ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की है 2024 में, तो जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। तो आप बताएंगे ब्रिक्स की जो अध्यक्षता की है वो की है रूस ने। आप बताएंगे कि रूस ने क्योंकि आप बताएंगे ब्रिक्स की अध्यक्षता जानी थी ब्राजील के पास, क्योंकि आपको पता होगा जैसे ब्रिक्स लिखा जाता है BRICS, तो पहले तो की थी इसकी दक्षिण अफ्रीका ने। तो ये क्या होता है, नाम के हिसाब से ऐसे ऐसे देश चलते रहते हैं। तो 2023 में की थी साउथ अफ्रीका ने, तो 2024 में करता ब्राजील। लेकिन ब्राजील ने क्या कहा, क्योंकि हमारे यहाँ पर G20 अब तो G21 हो गया है कि हम उसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। हम दो चीज़ को यदि इतने बड़े सम्मेलन को नहीं कर सकते हैं, तो क्या किया गया, ब्राजील से ट्रांसफर करके रूस के पास भेज दी गई थी ब्रिक्स की अध्यक्षता। लेकिन पहले किसके पास थी, ब्राजील के, लेकिन अध्यक्षता की किसने, रूस ने की। तो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे हुआ था। अगर आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आप इसका जवाब देना है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब के जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन थे। यानी कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे RBI के गवर्नर कौन थे, वही आपसे पूछ रहा है। डॉक्टर रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास या D सुब्बा राव। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब उस टाइम पे कौन थे। तो आप बताएंगे जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे कौन थे, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, मैं आपका वेट कर रही हूँ। तो आप बताएंगे उस टाइम पे थे उर्जित पटेल। 2016 के समय पर कौन थे, गवर्नर उर्जित पटेल। ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समय सीमा क्या है। यानी कि मान लीजिए अगर आपके साथ ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो उस व्यक्ति के लिए साइबर क्राइम पर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की सीमा क्या है। आप बताएंगे 2 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, 48 घंटों के भीतर या 7 दिनों के भीतर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आप मुझे करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे अगर आपके पास वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो आप साइबर क्राइम पर 24 घंटे के अंतर्गत अपनी हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कितने घंटे में, 24 घंटे में। अगर आपसे घंटे ना पूछ के अगर आपसे एक दिन भी पूछ ले तो, क्योंकि 24 घंटे
में एक दिन बनता है, तो आप उसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उसका जवाब भी उस तरीके से लगा के आना। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिया है आप बताएंगे 24 घंटे के भीतर, ऑप्शन नंबर के बी सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है कि केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने एडुटेरे की टेस्ट सीरीज लगाई होगी तो वहां पर भी आपको जीएसटी के बारे में मैंने सब कुछ बताया था। तो आपके लिए एडुटेरे का जो प्रैक्टिस सेट चलाया गया था वो भी कितना इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। तो आप बताएंगे जीएसटी कब लागू की गई थी, 2017 में, 2015 में, 2021 में, 2019 में। तो आप बताएंगे दीदी 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर के हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 31 आप सबके सामने है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटरों ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है। रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, जसप्रीत बुमराह ने या मोहम्मद शमी ने। तो आप बताएंगे मोहम्मद शमी ने क्या जीता था, 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता था क्रिकेट में। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि ज्ञात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है। श्रीलंका की है, म्यांमार की है, तुर्की की है कि अफगानिस्तान की है। तो आप बताएंगे ज्ञात किसकी मुद्रा है, आप बताएंगे म्यांमार की मुद्रा है। और नायपी तो क्या है, यहाँ की राजधानी है। ज्ञात यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। और इरावती नदी और साल्वी नदी यहाँ की जीवन रेखा भी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर बना है म्यांमार, ऑप्शन नंबर के बी, ये हमारे क्वेश्चन का क्या स्टूडेंट सही जवाब है। अगर आपसे पूछने लगे कि श्रीलंका की क्या हो जाएगी, तब आप बताएंगे श्रीलंका रुपया हो जाएगी। अगर आपसे पूछे तुर्की की क्या है, तुर्की की राजधानी होती है अंकारा, लेकिन मुद्रा हो जाए इसकी लीरा। और अफगानिस्तान की अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे अफगानी रुपया। तो सबकी मैंने आपको मुद्रा बता दी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 24 जनवरी को, 5 अप्रैल को, 13 जुलाई को या 14 सितंबर को। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो जल्दी से दीजिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब। मैं आपके जवाब की कर रही हूँ इंतजार, जल्दी से मुझे कीजिएगा इसका जवाब फटाफट। तो आप बताएंगे 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी, तो आप बताएंगे वर्ष 2008 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। अगर मैं कुछ स्टूडेंट अगर आपसे इसी क्वेश्चन से संबंधित एक क्वेश्चन अगर बनाकर पूछूं कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस भारतीय के जन्मदिन को उपलक्ष्य में बनाया जाता है, तो अब आप क्या जवाब देंगे। तो आप जवाब देंगे भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी के ही बर्थडे के दिन 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कभी क्वेश्चन कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जैसे कि आपसे पूछता है कि पराक्रम दिवस जो 23 जनवरी को बनाया जाता है वह किसके जन्मदिन पर बनाया जाता है, तो आप बताते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो क्या वो आपसे ये नहीं पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी के बर्थडे के दिन आप कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो आपको क्वेश्चन हर प्रकार से खेलना आना चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा साफ है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है कि हिंदी भाषा में सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के रचयिता कौन है। आप बताएंगे मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या हरिवंश राय बच्चन। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये किसकी रचनाएं हैं, तो आप बताएंगे हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर और अग्निपथ भी क्या है, इनकी ही रचना है। तो हरिवंश राय बच्चन सही जवाब हो जाएगा। और ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा या गृह मंत्रालय के द्वारा। तो मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का देंगे आप ये सही जवाब। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब दीजिएगा। तो आप बताएंगे ये हो जाएगी विदेश मंत्रालय के द्वारा। देखिए इसमें पासपोर्ट आ रहा है, तो पासपोर्ट की जरूरत आपको क्या कौन बना कर देगा, विदेश मंत्रालय बना कर देगा, ना कि पर्यटन मंत्रालय बना कर देगा। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हाल ही में
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 37 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे अयोध्या में क्या है, प्रयागराज में क्या है, लखनऊ में क्या है कि वाराणसी में क्या है? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा वाराणसी, ऑप्शन नंबर के डी, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है, क्योंकि वाराणसी में ही स्वरवेद महामंदिर का निर्माण किया गया था और इसको क्या है योग के लिए बनाया गया था। और आपको पता होगा कि यहाँ पर 20,000 लोग एक साथ बैठ करके योगा कर सकते हैं। 20,000 लोग यहाँ पर बैठ करके एक साथ क्या है योगा कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें कितनी कमल की पंखुड़ियाँ बनी है, तो आप बताएंगे 125 क्या है, इसमें 125 स्टूडेंट कमल की पंखुड़ियाँ बनी हुई है। तो कभी कभी आपसे वो डाटा भी पूछ लेता है, तो आपको डाटा के लिए भी तैयार रहना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 37 का स्टूडेंट आंसर मिल गया होगा। बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मुझे लगता है कि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको लास्ट क्वेश्चन पर आपको अपनी बिल्कुल ताकत लगा देनी है, सही आंसर देने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है? आप बताएंगे अशोक चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र या परमवीर चक्र। तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का देंगे आप सही जवाब। मैं आपके जवाब का कर रही हूँ इंतजार, क्योंकि ये है लास्ट क्वेश्चन, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी मिलकर के इसका सही जवाब करेंगे। तो आप बताएंगे दीदी ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। परमवीर चक्र क्या है? भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन को हो जाएगा सही जवाब। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि हर शिफ्ट में आपके लिए 38 या 37 क्वेश्चन आए थे, तो आप मान के चलिएगा आपको 40 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि अगर आपका यूपी स्पेशल करंट अफेयर यूपी का हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, और आपके लिए जीके जीएस कितना इंपॉर्टेंट, यानी कि कितना आपके लिए मायने रखता है कि आपके 40 क्वेश्चन आपको सिर्फ जीके जीएस से मिलने वाले हैं। तो आपको अपने करंट अफेयर पर, चाहे वो यूपी का हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, उस पर भी कमांड बनाकर चलनी है, यूपी स्पेशल भी कमांड बनाकर चलनी है, और आपको साथ में अपने जो जीके जीएस का पोर्शन होता है उस पर भी आपको कमांड बना करके चलनी है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यूपी पुलिस भर्ती री एग्जाम 2024 जीके जीएस, जो हुआ था हमारा 18 तारीख 2024 को, पेपर फरवरी में सेकंड पाली का। तो ये आपको मिल गया होगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे आप सभी को आइडिया लग गया होगा। तो मैं आप सभी के थैंक यू करती हूँ कि आप सभी ने इस चैनल पर जुड़ा, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखना। अगर आपको लगे कि एक चैनल जो है आप सभी के लिए बनाया गया है कि आपके लिए अच्छा है या नहीं है, वो आप तो फीडबैक देना ही देना है। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना और बने रहना मेरे साथ। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी से लेती हूँ विदा। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ और इसी जोश इसी जुनून के साथ। आप भी अपनी तैयारी को बनाए रखना। थैंक यू सो मच।